देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। तो आप हेडिंग डाल लेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ इमेज हमने पहले पढ़ा था। अब हम उसके थ्रू देखते हैं इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के थ्रू कैसे होता है। अच्छा, प्लेन मिरर भी मैंने आपको बता दिया था, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट साइज का होगा, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो पहले हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, फिर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स लेंगे जिनको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो केस वन, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ध्यान से देखें, रे डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए हमको। तो यहाँ पे ये आपका प्लेन मिरर है बच्चों, ये उसका पॉलिश्ड एरिया है और इधर से रिफ्लेक्शन होगा, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पे कहीं पे तो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि उसके डायमेंशंस काफ़ी छोटे हों, तो आपको वो चीज़ जो है समझ में नहीं आएगी किस शेप का है, तो आप उसको पॉइंट साइज मान लेते हो, है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको काफ़ी दूर से देखोगे ना तो आपको पॉइंट साइज का दिखाई देगा, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे, है ना। तो जिसके डायमेंशन बहुत छोटे हैं या फिर हम इतनी दूरी से देख रहे हैं कि वो हमें बहुत छोटा दिखाई दे, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। जैसे आप स्टार को देखते हो, तो स्टार आपके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस स्टार से जितनी दूरी पे आप हो उसके कंपैरिजन में स्टार का जो डायमेंशन है या साइज है वो बहुत छोटा है। तो आप जिस दूरी पे देखते हो उस दूरी के हिसाब से अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस बहुत छोटी है, लेंथ ब्रेथ जो भी हो उसका बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो इट इज ट्रीटिंग लाइक अ पॉइंट, जिसके हम डायमेंशंस नहीं बता सकते। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब। अब देखो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेस निकलेंगी हर डायरेक्शन में। आप बोलोगे सर कितनी रेस, तो इन्फिनाइट रेस। भाई एक ऑब्जेक्ट से कितनी रेस निकलती है? इन्फिनाइट रेस निकलती है। लेकिन हमें इंटरसेक्शन के लिए कितनी रेस चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इंटरसेक्शन है रेस का, इंसिडेंट रेस का, और रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन इमेज होगा। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए हमें केवल दो ही रे चाहिए, मतलब दो रेस से हम इंटरसेक्शन बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन रेस बना लो। तो यहाँ पे हम इन्फिनाइट रेस नहीं बनाएंगे रे डायग्राम में, क्योंकि अगर हम इतनी सारी रेस बनाएंगे तो डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए जनरली जब आपको बुक्स पढ़ते हो या आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो दो रेस का डायग्राम बना के बता देते हैं, ताकि दो रेस में ये हो कि डायग्राम भी गंदा ना हो और आपको चीजें भी समझ में आ जाए। लेकिन असलियत में, रियलिटी में आपको मन में याद रखना है कि वो इन्फिनाइट रेस का इंटरसेक्शन है, इन्फिनाइट रेस का, क्योंकि अनंत रेस निकलती है। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए, तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, तो इससे हमें रे डायग्राम बनाना है और कम से कम दो रेस तो होनी चाहिए इंटरसेक्शन के लिए, उससे कम में तो काम बनेगा नहीं। तो एक रे इससे निकल रही होगी। भाई एक काम करते हैं, एक रे अलोंग द नॉर्मल गिरा लेते हैं, मिरर पे परपेंडिकुलर गिरा लो, परपेंडिकुलर। अब देखो इस रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है और यही नॉर्मल भी है, यही बेटा नॉर्मल भी है। तो इसी के अलोंग, जब नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी किसके अलोंग होती है बेटा? नॉर्मल के अलोंग। तो ये नॉर्मल के अलोंग जो है रे चली जाएगी ऐसे, देखो तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, यानी ये नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हुई और मिरर से टकराने के बाद वापस हो गई, वापस हो गई। इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। याद करो हमने ऐसा पढ़ा। अब एक रे और चाहिए भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन देखना है, तो ऑब्जेक्ट तो यही है, तो इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन तो यही होगा, तो दूसरी इंसिडेंट रे भी आप यहीं से लोगे ऑब्जेक्ट से। तो ये दो इंसिडेंट रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऊपर देखो बेटा, ये रे गई तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल, नॉर्मल। तो आप कैसे बनाओगे? ये तो फ्लैट सरफेस है, प्लेन मिरर है, इस पे नॉर्मल बनाना तो बड़ा आसान है। तो इसके परपेंडिकुलर बना लो, देखो ये। अब ये मान लो ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई के बराबर होगा।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आर, वो तो आई के बराबर होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि इतने एंगल पे रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो भाई ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, देखो ये, तो एक रे और रिफ्लेक्ट मिल गई। तो ये दो रे का इंटरसेक्शन, तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन तो ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब हमें इसकी इमेज कहाँ बनेगी प्लेन मिरर में, तो हमें इन दोनों रेस का, रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन चाहिए। दो से ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन दो में काम चल जाता है। आप चाहो तो एक रे और बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक रे ऐसे ले लो भाई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अलग है, मान लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I1 होगा, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देखो ऐसे चलिए। ठीक, इस तरीके से आपने तीन रे, अब ये जितनी भी रेज हैं रिफ्लेक्टेड, वो सारी जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा इमेज का पॉइंट है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जब आप इसको लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करोगे, इन रेस को आप लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करो, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये तो डाइवर्ज हो रही ना, यानी लेफ्ट साइड में ये तो मिलेंगी ही नहीं कभी। तो अगर इनका इंटरसेक्शन देखना है तो हम लेफ्ट में नहीं जा सकते, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राइट में। तो राइट में बेटा इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। हालांकि रिफ्लेक्टेड रे राइट में कभी गई नहीं, मिरर से टकराने के बाद मुड़ गई, लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन ढूंढना है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कहाँ मिल रही थी, तो डॉटेड लाइन से बनाएंगे। देखो बेटा डॉटेड लाइन से, क्योंकि रियल में वहां रेज आई नहीं कभी, तो हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, इसको भी डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दो, और इसको भी डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दो, तो आप देखोगे कि ये सारी रेज एक ही पॉइंट से मिलकर आएंगी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता अगर रेज वहां से आती, लेकिन हमारी आंखों को तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ इंटरसेक्शन हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे एक इमेज दिखाई देती है। लेकिन खुद सोचो ये कैसी इमेज होगी बेटा, ये वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे रियल में तो रेस कभी पहुंची ही नहीं, रेस तो यहीं से टकरा के चली गई, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगी, बट करती नहीं है, लेकिन हमें इमेज तो दिखाई देती है। इसलिए ये जो इमेज है ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन है। ये आपका इंसिडेंट रे 1 है, ये आपकी इंसिडेंट रे 2 है, और ये असलियत में यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, यहीं पे एक्चुअल में उनका इंटरसेक्शन है, इसलिए ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो देखो प्लेन मिरर की खासियत, ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना देता है। तो प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। अच्छा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हो ना, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती है। तो इसको देखो बेटा जल्दी से, मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ। तो देखिए बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखी जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं बोलूं कि मिरर से जी ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं मिरर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है मिरर से ऑब्जेक्ट की, तो ये इमेज की भी जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो d ही होगी। अगर ऑब्जेक्ट d दूरी पर है तो आपका इमेज भी d दूरी पे ही होता है बेटा, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ये पक्का है। और दूसरी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वर्चुअल इमेज है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें लिखी जाती है। सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज लिखा जाता है बेटा, नेचर। तो नेचर क्या है, नेचर का मतलब आपको ये बताना होता है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे तो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनता है बेटा, वर्चुअल इमेज। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई वर्चुअल इमेज बनाएगा प्लेन मिरर। दूसरा 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 दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा इसकी पोजीशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें मिरर से, तो ऑब्जेक्ट d दूरी पर है तो इमेज भी d दूरी पे होगी। अब कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये एक्सप्लेन करो, भाई हम कैसे मान लें। हालांकि अगर आपने प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप जानते हो इस बात को, लेकिन एक्सप्लेन करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो आपको ये पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये एंगल भी आई होगा। देखो ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, भाई ये दोनों जो नॉर्मल है ये पैरेलल है आपस में, और ये जो इंसिडेंट रे वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं,
तो ये आई है तो ये एंगल आई है। अब आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है जब दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी तो सेम होगा ना बेटा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है अगर आपका, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आई होता है ना, और बाकी आपका ये दोनों 90 90। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो इसको। तो ये जो ट्राइंगल बनता है ना ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, यानी कि अगर मैं ट्राइंगल का नाम दूं ना तो ये ए बी सी डी, तो आप यहाँ पे कौन कौन सा ट्राइंगल देखो बेटा, ए बी सी देखो और बी सी डी देखो। तो ये दोनों ट्राइंगल देखो इनका एक एंगल कॉमन है 90 90, इसका ये साइड जो है ये भी कॉमन है बी सी, ए बी सी में भी बी सी साइड कॉमन है, ए और बी सी डी में भी ये कॉमन है। तो आपको पता है कि जब साइड कॉमन है एंगल सेम है तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हुआ बेटा। और देखो ये वाला एंगल भी सेम है, ये एंगल भी आई होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई के बराबर है और ये सेम लाइन है, इसी को तो हमने पीछे एक्सटेंड किया, ये सेम लाइन है इंटरसेक्शन के पीछे इसी लाइन को एक्सटेंड किया था। और आपका जो ये दो नॉर्मल है ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है जो कि आई है। तो देखो दोनों के दो एंगल सेम है आई आई और 90 90, और दूसरा साइड सेम है, एक साइड सेम है। तो इसका मतलब जब दो एंगल सेम हो और साइड सेम हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा कि वो एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट एग्जैक्टली सेम है, हर मामले में सेम है, तो उनकी साइड भी सेम हुई। इसका मतलब जो इसका बेस है डी वो बी सी डी के बेस के बराबर है, वो भी डी है। तो इसका मतलब ये दोनों जो दूरियां हैं ए सी और बी सी सी डी ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पे इमेज होता है। देखो ये प्रूफ भी कर दिया हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो दूसरी चीज जो हमें प्रॉपर्टीज में बतानी पड़ती है वो है पोजीशन ऑफ इमेज। पहला नेचर ऑफ इमेज बताते हैं, दूसरी पोजीशन ऑफ इमेज बताते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई बेटा, इट इज इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी मिरर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज, पोजीशन में लिख सकते हो इमेज is at same distance, is at same perpendicular distance लिख लो चाहो, same perpendicular distance as of object, as of object from the mirror, from the mirror। तो आई होप आपको बेटा क्लियरली समझ में आया होगा सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी में उसकी साइज की बात की जाती है, साइज की। तो साइज क्या इमेज की, भाई ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का था, इमेज भी आपका किस साइज का है, पॉइंट साइज का। तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है ना। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज समझ में आई होंगी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, और पॉइंट साइज की बनती है। तो इन बातों को ध्यान देना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज और इमेज फॉर्मेशन फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट ये पोर्शन क्लियर होगा। अच्छा इसमें एक चीज और है जो मेरे को बताना है, वो भी सुन लो आप। सोचो कि हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो इसका मतलब कैसी इंसिडेंट रेज होंगी बेटा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। अभी ये कैसी इंसिडेंट रेज थी, डाइवर्जिंग। भाई मैंने आपको बताया था ना, इसलिए मैंने वो सब चीजें पहले बताई थी आपको। हो सकता है जो रेज इंसिडेंट हो रही हो वो कन्वर्जिंग हो रही हो, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज आ रही हो। देखो ऐसे कैसे बेटा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखो ध्यान से। मान लो कि आपका प्लेन मिरर ये है और आपका ऑब्जेक्ट अब कहीं पे तो है, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो ऐसी आ रही है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। अब आपको पता है जब कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज आती है बेटा
तो ये मिरर से टकराने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना पड़ेगा, ये इंसिडेंट रे 1 और ये इंसिडेंट रे 2। अब इंटरसेक्शन लेफ्ट साइड तो मिलेगा नहीं कहीं, तो हमें राइट साइड में एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब रे यहाँ कहीं पहुंची नहीं, लेकिन इंटरसेक्शन तो देखना है, क्योंकि हमारे आंखों को तो इंटरसेक्शन समझ में आता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। अब ये इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हुई, क्योंकि ये असलियत में रेज नहीं मिल रही हैं, यहाँ पे हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, डॉटेड लाइन से बनाया है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मान लो ये कितनी दूरी पर है, तो ये डी दूरी पर है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल नॉर्मल बनाओगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे ये होगा। तो देखो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। ये आपकी कौन सी रेज है बच्चों, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रेज है आपकी, ये वाली और ये वाली। और देखो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज बनेगी। क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये रियल इमेज बन रही है। और बाकी वही है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनता है, तो ये अगर डी है तो ये डिस्टेंस भी डी है। मतलब प्लेन मिरर में एक प्रॉपर्टी तो हमेशा फिक्स है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए क्या प्लेन मिरर हमेशा रियल इमेज बना, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसमें कई बार बच्चे गलती करके आते हैं। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर देते हैं, वो यस करके आते हैं या ट्रू करके आते हैं, है ना। ट्रू नहीं है स्टेटमेंट भाई, रियल इमेज वर्चुअल इमेज हमेशा थोड़ी ना बनाता है प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट रियल होता है। लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट निकला तो वो उसकी रियल इमेज बना देगा। तो आप ध्यान से समझें कि प्लेन मिरर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, हमेशा उल्टा बनाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अब क्लैरिटी होना चाहिए और इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखना आपको। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर होगा। बाकी प्रॉपर्टीज तो वैसी ही हैं जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, तो उस पर डिस्कस करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आप इतना याद रखें कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, नहीं, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तो फिर उसकी रियल इमेज बनाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम आप जो ऑब्जेक्ट से डील करते हो वो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट से डील नहीं करना है अभी, वो आप 12th क्लास में या हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट से डील नहीं करना पड़ता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, तो आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए आपको ये चीज आनी चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे बच्चों नोट करके लिख सकते हो, मैं नोट लिखवा देता हूँ आपको। तो आप लिख लें कि अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मिरर फॉर्म्स virtual image of real object, real object, but it forms real image of virtual object, है ना। तो वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट तो बनाता ही है, जो सभी बच्चों को पता होता है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा रियल वर्चुअल इमेज बनाएगा नहीं, वो रियल इमेज ही बना सकता है। कब बना सकता है, जब आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, स्टेटमेंट का याद रखिएगा, पूछा जाए तो आप उसको अब बता सकते हो। तो ये हमारा हुआ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम देखें कि अगर ये ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस पता हो, हमें शेप और साइज पता हो, तो इसकी क्या इमेज बनाता है प्लेन मिरर, तो उसको चेक करते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे केस 2
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सटेंडेड बॉडी को, बॉडी का इमेज बनाने से पहले, है ना, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम एक्सटेंडेड बॉडी का इमेज फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों आपको। अगर वो बहुत अच्छे से आता है तो रे डायग्राम बनाने में कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है, तो मैंने आपको बताया कि आपने इससे दो क्या ले लिया बेटा, रेज ले ली, एक ऐसे पीछे चली गई, एक रे ऐसे गई, फिर वो टकरा के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो गया। तो ये दोनों लेफ्ट साइड कहीं नहीं मिलेंगी, तो हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। यानी आप कोई भी रिफ्लेक्टेड रे लो, उसको हमेशा पीछे एक्सटेंड करना ही पड़ता है। लेकिन एक खास टाइप की रे जो है उसको देखो जरा आप, जो भी इंटरसेक्शन होना है वो इसी रे पे होना है कहीं ना कहीं, जो परपेंडिकुलर आप डालते हो। इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रेस का, लेकिन सबसे आसान रे कौन सी हमारे लिए ड्रॉ करना, जो नॉर्मल के अलाउंग है, ऑब्जेक्ट से जो नॉर्मल के अलाउंग आती है, परपेंडिकुलर रे। यानी इसी डायग्राम को बनाने का, इस इमेज को बनाने का एक आसान तरीका सुने आप, कि भाई आपका अगर प्लेन मिरर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, तो पहला स्टेप, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन मिरर। मिरर पे सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बेटा। तो हमने मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, देखो ये मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब आपको पता है कि जो रे यहाँ से आएगी वो रिफ्लेक्ट जरूर होगी, और वो उसी लाइन पे होगी जिस लाइन पे इंसिडेंट रे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कहीं ना कहीं इमेज होगी, उसी लाइन पे कहीं ना कहीं इमेज होगा। रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने पे ही इमेज मिलता है। तो फिर उसके बाद हम क्या करें कि इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड इट टू द बैक साइड। तो सेकंड स्टेप में लिखो कि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंड इट टू द बैक साइड, बैक साइड ऑफ मिरर पे एक्सटेंड करो जरा। चलो कर देते हैं। तो ये सेकंड स्टेप में आप एक्सटेंड करो। फिर तीसरा स्टेप ये बोलता है कि अगर आपको इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आप कैसे निकालो, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। भाई अगर ये दूरी d है तो आपको जो इमेज मिलने वाली है वो हमें पता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी से मिलेगी, सेम डिस्टेंस। तो d दूरी पीछे चले जाओ तो इस पॉइंट पे इमेज मिलना है। देखो इमेज फॉर्मेशन का कितना आसान तरीका है ये। आपको कोई रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, और बनाना चाहो तो बना लो। भाई आपको पता है कि कोई भी रे कहीं भी टकराए, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, डॉटेड लाइन कहाँ से जाएगी, इमेज से। तो इमेज से बनाते हुए आप ऐसे बना दो, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। आपको कोई एंगल वेंगल नापने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बन जाता है। कितना आसान है बना। भाई कोई भी आपको डायग्राम दे, मैं आपसे बोलूं कि भाई ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, बताओ इमेज क्या है। तो सबसे पहले ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंडेड टू द बैक साइड, इसी पे कहीं ना कहीं क्या आना है, आपका इमेज आना है। अब यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस, अगर ये h दूरी पर है तो पीछे भी h दूरी पे चले जाओ भाई, वहीं आपको इमेज मिलेगा पक्का। और रे डायग्राम बनाना है तो यहाँ से टकराई, यहाँ से गई, नीचे कहीं ले लो, आपको पता है रिफ्लेक्ट होने के बाद तो यही इमेज से पास होने वाली है, तो इमेज से खींच दो लाइन, वो खत्म, रे डायग्राम भी बन गया। कितना आसान है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप तो इसका केवल क्या, आप तो ऐसी सिचुएशन का भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके डायग्राम बना सकते हो, इमेज की लोकेशन बता सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाए भाई कि मान लो कि आपका मिरर ऐसा है ना बेटा, मिरर ऐसा है, देखो 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 देखो, देखो। ये मिरर है बोला गया, ये मिरर है बच्चों। मिरर के बाद आपसे बोला गया ऑब्जेक्ट इधर है। अब ये ऑब्जेक्ट सामने नहीं है मिरर के, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि मिरर में इमेज ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होता बेटा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, मिरर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, वो इमेज हमेशा बनाता है, वो इमेज हमेशा बनाता है। ये अलग बात है कि वो दिखेगा नहीं दिखेगा, किसी एंगल से वो इमेज दिखती है, किसी एंगल से वो इमेज नहीं दिखती। आप कभी ऑब्जर्व करके देखना ऐसी चीज। आप तो ऐसा करना, जैसे आपका यहाँ पे बच्चों शीशा होता है ना, शीशा,
मतलब आप ऐसे सोचो ये ड्रेसिंग टेबल है, इसमें ये आपका कांच लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है। आप इमेज कब देख पाते हो? जब आप बिल्कुल उस जो आपका ड्रेसिंग टेबल है उसके जस्ट सामने खड़े हो जाओ तो इमेज तो दिखेगी। लेकिन आप सोचो दूर खड़े हो जाओ, आप तो इधर खड़े हो जाओ, तो जब आप इधर से मिरर पे देखोगे तो आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मिरर ने आपकी इमेज नहीं बनाई, ये मिरर इमेज बना रहा है, लेकिन ये आपको नहीं दिखेगी। लेकिन आप दूसरी साइड किसी और को खड़ा करके देखो तो उसको आपकी इमेज दिखाई देगी। वही मैं कह रहा हूं कि इमेज हमेशा मिरर बनाता है। मिरर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, जो मिरर होता है वो हमेशा इमेज बनाता है। ये अलग बात है कि वो कहीं से दिखाई देता है, कहीं से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इमेज हमेशा बनती है। तो इस बात का ध्यान देना। एक पर्टिकुलर रीजन से वो दिखता है, उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। हालांकि आपके कोर्स से बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो, उसके लिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको किसी रीजन में वो दिखाई देता है, किसी रीजन से दिखाई नहीं देता। खैर, इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये कहीं भी रखा जाए इसकी इमेज जरूर बनेगी। अब इसकी इमेज क्या बनेगी? तो कई बार बच्चे इमेज बनाने के चक्कर में इसको ऐसे बना लेते हैं भाई कि भाई ये प्लेन मिरर पे ऐसे जाएंगे और फिर पीछे एक्सटेंड करेंगे, सेम डिस्टेंस पे ये इमेज बन गई। कईयों के मन में ऐसा आता है। बेटा ये रॉन्ग है। लेकिन ये जो आपने इमेज की लोकेशन बनाई, इमेज यहाँ कहीं नहीं बनती। आपको मैंने क्या बोला कि वो उस रे को एक्सटेंड करना है जो परपेंडिकुलर हो। ये मिरर से कहाँ परपेंडिकुलर है? ये तो मिरर से परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें? हम तो मिरर पे कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं। तो टेंशन मत लो। अगर आपको कभी भी मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हुए नहीं मिला, या आपका मिरर या ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसी है कि आप कभी भी उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप ना कर पाओ, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप ना कर पाओ तो उसके पहले एक स्टेप और याद रखें, जीरो स्टेप। अगर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप से काम हो जाएगा। और अगर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है, मिरर और ऑब्जेक्ट की इस तरह की पोजीशन है, तो पहले स्टेप से भी पहले यानी जीरोथ स्टेप में आपको करना पड़ेगा एक्सटेंड द मिरर। मिरर को ही एक्सटेंड कर लो। सबसे अच्छा तरीका है कि एक्सटेंड द मिरर फॉर एग्जैक्ट लोकेशन। इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मिरर को ही एक्सटेंड कर लो भाई। देखो ये मिरर को एक्सटेंड कर लिया। अब तो ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, अब ड्रॉप होगा परपेंडिकुलर। अब ये जो एक्सटेंडेड लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑब्जेक्ट से, जो पहला स्टेप है। लो कर दिया ड्रॉप परपेंडिकुलर। एक्सटेंड इट टू द बैक साइड, कर दो बैक साइड। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। तो अगर ये एस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो एस डिस्टेंस पे ही आपको इमेज मिलेगी इस लाइन पर। ये बात तय है। रे डायग्राम बनाना हो बना लो भाई। यहां से इंसिडेंट रे ऐसे गया, जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो इमेज से ही पास होगा, तो मैं इमेज से ही बना देता हूँ ना डायरेक्ट। ये ये रिफ्लेक्टेड रे। और एक रे बनानी है, एक रे और बना दो भाई। इमेज से ही पास होना, रिफ्लेक्ट होने के बाद लो इमेज से पास हो गया, लो रे डायग्राम बन गया। देखो कितना आसान है इमेज बनाना। कैसी भी सिचुएशन में ये जो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है इमेज फॉर्मेशन की, कई जगहों पे काम आ जाता है। सबसे पहले ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड इट टू द बैक साइड एंड यूज द कांसेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, मिरर की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस तरीके की है, तो एक्सटेंड द मिरर, जीरो स्टेप। फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप यूज कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इस टेक्निक से कैसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप क्या बना सकते हो बेटा, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे।